Dear aspirants, welcome back on the channel. This is Neelam Gehlot, your reasoning mentor. आज का ये वीडियो एग्जैक्टली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो आरबीआई को टारगेट कर रहे हैं 2026 में। आरबीआई ग्रेड बी का आपको पता है फुल एंड फाइनल नोटिफिकेशन आ चुका है। डिटेल नोटिफिकेशन आज ही इसका जो है आउट हुआ है और डिटेल नोटिफिकेशन के हिसाब से वी हैव द एग्जाम डेट्स, वी हैव द वैकेंसी, वी हैव एवरीथिंग विद अस। इट इज़ जस्ट कि अगर हमने थोड़ा सा पहले से तैयारी कर रखी तो हम एक बेटर जगह पर होंगे, और अगर हमने अभी हाल फिलहाल में ही अपनी इस तैयारी को करना शुरू किया है तो थोड़ा सा हमें टाइम बहुत ज़्यादा अब इसमें अपना जो है टाइम आपको लगाना होगा सो दैट यू आर एट पार विद द अदर कॉम्पिटिटर्स इन द एग्जामिनेशन। तो चलिए ये वीडियो आपको बताएगा आज का, इसमें हम एक डिटेल्ड डिस्कशन करने जा रहे हैं सिलेबस का। ठीक है, तो सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। स्पेशली मैं यहाँ पे फेज़ 1 के सिलेबस के बारे में बात करूँ बिकॉज द फर्स्ट फेज विल बी द फेज़ 1, तो उसके सिलेबस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया, बिकॉज वी कीप ऑन ब्रिंगिंग सच नोटिफिकेशन, सच करियर अपडेट्स, करियर अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलती हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँ कि मेरी रीजनिंग की एक कम्प्लीटली फ्री क्लास होती है जो मंडे टू सैटरडे डेली लाइव होती है अपने इसी चैनल पर डेली शाम को 6 बजे, और ये क्लास डेली 6 PM ये कम्प्लीटली फ्री क्लास है जिसमें आप जुड़कर अपने इसी वाईटी चैनल पे जिसमें आप जुड़कर आप अपनी रीजनिंग को बेस्ट कर सकते हो। और इसमें इस समय मैं आप लोगों को करवा रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस समय आपकी इस फ्री क्लास में चल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो ये एक फ्री क्लास है जिसको मैं आपको पहले बता देना चाहती हूँ। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली जानकारी हमारे सामने है हमारा नोटिफिकेशन जिसके अंदर जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स में आपका फॉर्म फिलअप जो है वो उसकी आखिरी डेट है May 20, यानी कि मई 20 को टिल 6 PM इन इवनिंग, शाम को 6 बजे तक आप इस नोटिफिकेशन को, इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, तो उससे लेट नहीं कर सकते हैं। स्पेशली अभी 2-4 दिन का आप टाइम लीजिए, समझिए इस नोटिफिकेशन को, और उसके बाद 5-6 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। नॉट एन इशू, कोई जल्दीबाजी अभी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फेज 1 का एग्जाम आपका है 13 जून को, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बड़ा ही क्रूशियल फेज होता है। यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स यहाँ पे ड्रॉप हो जाते हैं, और उसके बाद फेज 2 की आपकी कहानी शुरू होती है, और उसके बाद होता है आपका फेज 2 एग्जामिनेशन जो है 25 जुलाई को, और इसके बाद फिर इंटरव्यू होगा। तो फिलहाल के लिए अगर मैं आगे बढ़ूं तो सबसे पहली जानकारी, और आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर कर देना चाहती हूँ। ये एग्जाम कोई भी ग्रेजुएट दे सकता है प्रोवाइडेड आपके पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ मार्क्स हो। तो एक बार जरा नजर डाल लेते हैं हमारे कट ऑफ डेट कि आपकी जो एज लिमिट है और आपका क्वालिफिकेशन इस डेट तक आपके फुलफिल होने चाहिए, यानी कि इसका जो कट ऑफ डेट दिया है इन्होंने दिया है April 1, 2026। तो जिस मंथ में नोटिफिकेशन निकलता है उस मंथ की पहली तारीख जनरली इसका कट ऑफ डेट रहता है, और इस बार नोटिफिकेशन आपका अप्रैल में आया है। तो April 1, 2026 के हिसाब से आपका जो एज लिमिट है वो 21 से 30 साल है। डेफिनेटली दिस इज अबाउट द अनरिजर्व कैटेगरी। हमारी SC ST कैटेगरीज को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन होता है, हमारी OBC नॉन क्रीमी को 3 साल का है, और हमारी जो PWBD कैंडिडेट्स है उनको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, जो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। वेयर एज वी टॉक अबाउट क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन का भी मतलब है कि आपकी 1 अप्रैल 2026 तक ये क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है यहाँ पे आपसे? मांगा जाता है दैट यू नीड टू हैव एटलीस्ट 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। कम से कम 60% मार्क्स आपके पास ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, या 50% मार्क्स यहाँ पे मांगे जाते हैं SC ST PWD कैंडिडेट, यानी कि रिजर्व कैंडिडेट के 50%, और जो हमारे अनरिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनके 60% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन आपने किसी भी प्रोफाइल से, किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी डिसिप्लिन से किया, इट विल वर्क। देन अगर आपने ये नहीं किया है, अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो 55% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएट। सपोज आपने आपकी ग्रेजुएशन में ये परसेंटेज क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा है 60% का, बट आप एक पोस्ट ग्रेजुएट है, और पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और आपके 55% मार्क्स है तो आप अपेयर कर सकते हैं। और अन्य कैटेगरी यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनके अगर वो केवल पास है पोस्ट ग्रेजुएशन में तो दे कैन अप्लाई। सो दिस इज दी your education qualification and age criteria. Now after completing the eligibility, let's talk about the exam. तो हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें हमारा फेज 1 होता है जो कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव होता है, फिर फेज 2 होता है जो कि ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों होता है, एंड देन कम्स योर इंटरव्यू फेज। अगर बात की जाए आपके फेज 1 की तो 200 नंबर का है, फेज 2 की 300 नंबर का है, और फाइनल हमारा जो इंटरव्यू है वो 75 मार्क्स का है। यहाँ पे इन दोनों के मार्क्स को ऐड करके आपकी एक फाइनल मेरिट मिलती है।
फाइनल आपकी मेरिट बनती है और उस फाइनल मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन तय किया जाता है। बट अंडरस्टैंड कि ये जो 200 नंबर का फेज 1 है ये क्वालिफाइंग होता है और बेसिकली आप मेजॉरिटी बच्चा देखेंगे इस फेज में रह जाता है। ओनली द सीरियस कैंडिडेट्स मेक इट टू द फाइनल यानी कि मेंस। ठीक है, चलिए अब आगे बात करेंगे। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दी हमारे जो फेज 1 और फेज 2 के सब्जेक्ट्स हैं। अगर मैं बात करूं फेज 1 के सब्जेक्ट्स के बारे में, तो फेज 1 के 4 सब्जेक्ट्स हैं। आपका जनरल अवेयरनेस है जो कि 80 मार्क्स का आता है, रीजनिंग है जो कि 60 मार्क्स का आता है, इंग्लिश और क्वांट दोनों ही 30 मार्क्स ईच होते हैं। राइट नाउ अगर वेटेज वाइज बात की जाए तो डेफिनेटली जनरल अवेयरनेस, फिर रीजनिंग, फिर इंग्लिश, फिर क्वांट्स। ऑन द अदर साइड अगर मैं बात करूं फेज 2 के सब्जेक्ट्स की, तो यहाँ पे इन तीनों सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज है। इंग्लिश आपका डिस्क्रिप्टिव आएगा और ये 100 मार्क्स का आएगा, ये डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं आपकी ईएसआई का, तो 50% यानी कि आप ऐसे मान सकते हैं कि 50 मार्क्स का ये क्या होगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है और ये 50 मार्क्स का आपका क्या होता है, 50 मार्क्स का ये डिस्क्रिप्टिव होता है। ठीक है, देन फिनेंस एंड मैनेजमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे भी सेम कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी। 50 मार्क्स का ये ऑब्जेक्टिव होगा और 50 मार्क्स का ये क्या होगा, ये डिस्क्रिप्टिव होगा। सो बेसिकली अगर मैं फेज 2 की बात करूँ तो तीनों सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस मिली हुई है, इंग्लिश, ईएसआई, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। आज जो हम सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं, अच्छा इसके साथ साथ फेज 2 में आपको इंग्लिश पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव रहेगा, वेराज फाइनेंस एंड ईएसआई में आपको चॉइस में आपको 2 तरीके से पेपर पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी होगा, 50% जो है उसका वो ऑब्जेक्टिव और 50% आपका डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। वेराज यहाँ की बात की जाए तो ये सारा का सारा क्या ऑब्जेक्टिव है, यानी कि एमसीक्यू फॉर्मेट में आता है ये सब कुछ, चारों के चारों सब्जेक्ट्स। राइट नाउ लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन द सिलेबस। सिलेबस के बारे में बात कर लिए जाए। अच्छा सिलेबस से पहले आपका जो एग्जाम पैटर्न है फेज 1 का, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो जनरल अवेयरनेस जो कि 80 क्वेश्चंस होंगे 80 मार्क्स के, और इसके लिए आपको केवल 25 मिनट का टाइम मिलता है। देन दूसरा जो हाई वेटेज रखने वाला सब्जेक्ट रीजनिंग है, ये 60 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के, और इसको केवल करने के लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। द टाइमिंग्स आर वेरी क्रूशल। एंड क्वांट और इंग्लिश दोनों 30 मार्क्स ईच है, 30 मार्क्स जैसा कि आप देख पा रहे हो, दोनों के लिए आपको 25 मिनट्स का टाइम मिलता है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का होगा, 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। बट ये टाइम आपको कॉम्पोजिट नहीं मिल रहा है, ये टाइम आपको सेक्शन वाइज मिल रहा है, और सभी सेक्शन में आपको टाइम हमेशा कम लगता है आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम में, क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी का जो क्वेश्चन पेपर बनता है इट इज ऑलवेज अ लिटिल लेंथी क्वेश्चन पेपर, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पेपर। इनफैक्ट जो आपके ऑप्शंस भी होते हैं वो बहुत सटल या बहुत डायरेक्ट नहीं होते, ऑप्शंस को भी थोड़ा सा लेंथी बनाने की कोशिश की जाती है। तो ये जो टाइम लिमिट है यहाँ की, दिस प्लेज अ क्रूशल रोल, एंड ये टाइम भी कहीं ना कहीं डिफाइन करता है या डिसाइड करता है आपका सिलेक्शन या आपका रिजेक्शन इस एग्जामिनेशन के अंदर। सो सम की कंपोनेंट दैट यू शुड टेक फ्रॉम फेज 1 एग्जामिनेशन। इसमें सेक्शनल टाइमिंग है, जैसा कि अभी मैंने बात किया, सेक्शनल कट ऑफ है, आपको बेयर मिनिमम कट ऑफ निकालनी है हर सब्जेक्ट की, हर सेक्शन की, और उसके बाद ओवरऑल कट ऑफ। ठीक है, और 0.25 नेगेटिव मार्किंग आपके इस फेज 1 एग्जामिनेशन में है। ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो इस बार की कट ऑफ आपकी अराउंड एंड अराउंड आपको कम से कम 90 मार्क्स तो आपको देखने ही पड़ेंगे। 200 मार्क्स का पेपर है, तो अराउंड एंड अराउंड 90 मार्क्स तक तो कट ऑफ जा ही सकती है, डिपेंडिंग अगर हम पिछले 3 से 4 सालों का अगर हम एनालिसिस करें तो उसके बेसिस पे दिस ईयर इट कैन बी अराउंड 90 इफ द एग्जामिनेशन जो एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल है वो कुछ 2024 या 2025 जैसा अगर आता है, तो यहाँ पे डेफिनेटली 10 मार्क्स कट ऑफ बढ़ती आपको दिखाई दे सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फेज 1 का जो हमारा सिलेबस है। तो सब्जेक्ट्स आर 80 मार्क्स, यानी कि सबसे हाईएस्ट वेटेज 80 मार्क्स के साथ है जनरल अवेयरनेस, 60 मार्क्स के साथ रीजनिंग है, 30 मार्क्स के साथ आपका इंग्लिश है, और 30 मार्क्स के साथ ही आपका जो है क्वांट है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम फेज 1 को जब तैयार कर रहे हैं तो फेज 1 में आपके 2 से 3 सब्जेक्ट तो बहुत क्रूशल रोल प्ले करेंगे। जनरल अवेयरनेस विल प्ले अ क्रूशल रोल, क्योंकि ये 80 मार्क्स का, इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, तो आप इसको साइड करके नहीं चल पाएंगे, अदरवाइज आपकी जो ओवरऑल कट ऑफ है वो निकालने में मुश्किल होगी। दूसरा आपका क्रूशियल सब्जेक्ट रहेगा रीजनिंग, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे इसका सेकंड हाईएस्ट वेटेज है, और अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो ये इट्स लाइक एन ओशन, क्योंकि आपको बहुत सारा डेटा यहाँ पे पढ़ना है, समझना है, याद करना है, रिपीट करना है, रिवाइज करना है। सो देर इज नो लिमिट टू द सिलेबस ऑफ जनरल अवेयरनेस। वेयर एज अगर बात की जाए रीजनिंग की, तो देर इज अ लिमिट टू रीजनिंग सिलेबस, और रीजनिंग के सिलेबस में आपके टोटल जो नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं वो 13 है। देर आर टोटल 13 टॉपिक्स इन रीजनिंग, राइट, और इन 13 टॉपिक्स को अच्छे से मास्टर किया जा सकता है। दो हमें यहाँ पे स्पीड पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि बिना स्पीड के बात नहीं बन पाएगी, बिकॉज ओनली 45 मिनट्स will be given
टू कंप्लीट द 60 मार्क्स या 60 क्वेश्चंस इन रीजनिंग। देन आते हैं आपके दो इक्वल वेटेज रखने वाले सब्जेक्ट, इंग्लिश एंड क्वांट। इसमें मैं बोलूंगी इंग्लिश इज अगेन क्रूशल, बिकॉज ये इंग्लिश आपकी मेंस में भी देखने को मिलेगी। और अगर आप इंग्लिश में अभी पकड़ नहीं बनाएंगे, अभी इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस पे पकड़ बनाना इसलिए ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि आगे जाके मेंस में यही इंग्लिश का पेपर आपके 100 मार्क्स का होगा, और यहाँ पे 100 मार्क्स में लेकिन आपका जो पूछा जाएगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा। बट उस डिस्क्रिप्टिव में आपके रीडिंग स्किल्स काम आएंगे, उस डिस्क्रिप्टिव में आपकी ग्रामर काम आएगी, उस डिस्क्रिप्टिव में आपकी वोकैबुलरी काम आएगी, जो सारी चीज़ें आप अभी के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो डेफिनेटली ये सब्जेक्ट्स आपके क्रूशल रोल प्ले करेंगे। अगर मैं बात करूं एज पर द स्ट्रैटेजी, हर एग्जाम की एक स्ट्रैटेजी होती है, टाइम गिवन होता है। आप उस टाइम में अगर आप स्ट्रैटेजिकली प्ले नहीं करेंगे तो ये गेम हमारे लिए थोड़ा सा लंबा हो सकता है। सो इफ़ यू वांट दैट सक्सेस, दैट यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लिमिटेड टाइम, तो फिर आपको एक स्ट्रैटेजी के साथ ही आगे बढ़ना ज़रूरी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सबसे बड़ा जो हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि हाईएस्ट वेटेज रखने वाला सब्जेक्ट, जनरल अवेयरनेस, उसकी बात कर लेते हैं। जब जनरल अवेयरनेस ना दो तरीके से आता है, एक तो स्टैटिक पार्ट होता है जनरल अवेयरनेस के अंदर, और एक आपका करंट अफेयर्स वाला पार्ट होता है। अगर आप बोले कि मैम स्टैटिक और करंट अफेयर्स में से कौन सा पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आई विल ऑलवेज से कि करंट अफेयर्स वाला पार्ट विल प्ले मोर इंपॉर्टेंस इन दी एग्जामिनेशन देन द स्टैटिक पार्ट। ठीक है, तो यहाँ से आपको वेटेज ज़्यादा देखने को मिलता है, यहाँ पे वेटेज आपको थोड़ा कम देखने को मिलता है कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस। करंट अफेयर्स वाले पार्ट का भी सिलेबस देख लेते हैं, और साथ में हम अपना जो स्टैटिक वाला सिलेबस है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूँ, यानी कि जो हमारा करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है उसके अंदर क्या क्या चीज आती है। नेशनल न्यूज आएगी, इंटरनेशनल न्यूज आएगी। नेशनल न्यूज के अंदर क्या क्या आ सकता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि कौन कौन से एमओयू साइन हुए, किस किस के बीच में साइन हुए, समिट्स हैं या फिर मेजर इवेंट्स रिलेटेड टू इंडिया, और इनमें भी जो इवेंट्स है वो आपके कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर वाले इवेंट्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू आरबीआई, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू बैंक सिस्टम इन इंडिया, तो वो आपका करंट न्यूज में या करंट अफेयर्स में और इंपॉर्टेंस प्ले करता है। देन इंटरनेशनल में अगेन समिट्स आगे, कॉन्फ्रेंसेस आगे, जितनी आपकी डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, राइट। तो वो सारी कॉन्फ्रेंसेस कब कहाँ हुई, तो मिनिमम 6 साल का डेटा आपके दिमाग में होना चाहिए। देन आरबीआई एंड सेबी, स्पेशली आरबीआई विल प्ले अ मेजर रोल। आरबीआई से रिलेटेड आपको काफी कुछ यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। आरबीआई विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर हियर। आरबीआई के सर्कुलर्स होते हैं, आरबीआई के स्कीम्स होते हैं, आरबीआई के प्रोजेक्ट्स होते हैं, आरबीआई के नोटिफिकेशंस होते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि आपको फ्रीक्वेंटली आरबीआई की वेबसाइट को कवर करते रहना पड़ेगा, फ्रीक्वेंटली आरबीआई की वेबसाइट को देखते रहना पड़ेगा। सो आरबीआई और साथ में सेबी के नोटिफिकेशन और इसके रेगुलेशंस जो हैं उनको देखना पड़ेगा। रिपोर्ट्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, तो गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स क्या है, गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंस रखेंगी। दिस विल बी एन इंपॉर्टेंट प्लेयर। डिफेंस की जो डील्स हैं, जैसे कि मिलिट्री एक्सरसाइजेज, जैसे दो कंट्रीज के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, वो हो गया। ड्रिल्स होती हैं, मेजर अपडेट्स इससे रिलेटेड, कहीं पे कोई डिफेंस डील हुई है, राइट, ऐसा कुछ अगर हुआ है जो बहुत मेजर है तो उसको आपके दिमाग में रखना ज़रूरी है। डेज इन न्यूज़, कुछ डेज इन न्यूज़ आ सकते हैं, जैसे कि मेजर इवेंट्स हो गए, मेजर डेज हो गए, अलॉन्ग विद देयर डेट, और उनकी डेट के साथ, और डेट से ज़्यादा उनकी थीम के साथ, क्योंकि आरबीआई डायरेक्ट क्वेश्चन कम पूछता है, वो आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको डिटेल्ड स्टडी करना है, जो भी आप पढ़ें डिटेल्ड पढ़ें, बिकॉज आरबीआई जब क्वेश्चन पूछेगा तो इट विल नॉट बी अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, इट विल बी समहाउ एक घुमा के क्वेश्चन दिया जाएगा, मॉडिफाइड वर्जन में क्वेश्चन दिया जाएगा। तो आप जब भी कुछ भी पढ़ें तो इट शुड बी डिटेल्ड, मतलब आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक, उस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में। देन स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें आ सकती है, क्योंकि करंट में तो ये सारी चीज़ें आती हैं। स्पोर्ट्स में मेजर टूर्नामेंट्स हो गए आपके, है ना, और उनके विनर्स हो गए, या वो विनर्स किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, या उस विनर ने इससे पहले कौन सा और टूर्नामेंट किया था जहाँ पे हो सकता है वो जीता हो या हारा हो। तो आपको अगला पिछला सब पता होना चाहिए। आरबीआई के पीवाईक्यूज, प्लीज गो थ्रू द पीवाईक्यूज, क्योंकि पीवाईक्यूज से ना आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा कि एग्जैक्टली क्या है। ठीक है। देन साइंस टेक एंड स्पेस, साइंस टेक एंड स्पेस से आ सकती है चीज़ें, अवार्ड्स एंड ऑनर्स से आ सकता है, बुक्स एंड ऑथर से आ सकता है। तो ये जिस सीक्वेंस में लिखा है इसी सीक्वेंस में आपको इसको कवर भी करना है, क्योंकि इसी सीक्वेंस में इसका वेटेज भी रहेगा, राइट। ऑन द अदर साइड, एंड मैं आपको ना हाईली रिकमेंड करूंगी कि प्लीज गो थ्रू द पीवाईक्यूज, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जरूर गो थ्रू कर लेना, क्योंकि उससे ना आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आता कैसा है, सो दैट व्हेन यू आर
रीडिंग समथिंग लाइक दिस, या जब आप आरबीआई की वेबसाइट को कवर करें तो आपको पता हो कि इसमें ढूंढना क्या है, इसमें पढ़ना क्या है, इसमें याद क्या करना है, इसमें कौन से एरियाज है जो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देयर इज अ लॉट। उस लॉट में आपको अपना जो काम की चीज़ है वो निकालनी है, वही पढ़नी है, वही रिवाइज करनी है, ठीक है। दैट वे यू विल बी डूइंग अ स्ट्रेटेजिक स्टडी। आगे बढ़ते हैं, अब आता है आपका स्टैटिक सिलेबस। अगर स्टैटिक सिलेबस की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, उनके हेडक्वार्टर्स हो गए, देन आपके बैंक्स के हेडक्वार्टर्स और उनके जो उनकी टैगलाइन से वो हो गई चीफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर, जो बेसिक हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। कुछ अगर हाल फिलहाल में पॉलिटिक्स में कुछ ऐसा कुछ मेजर हुआ है तो वो भी आपको पता होना चाहिए, राइट। देन नेशनल पार्क्स हो गए, सेंचुरीज हो गए, एयरपोर्ट लोकेशंस हो गए, स्टेडियम्स हो गए, कंट्रीज कैपिटल एंड उनकी करेंसीज होगी, इन इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई आपकी, पावर प्लांट्स इन इंडिया, इंडियन डांस फॉर्म्स हो गए, तो ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेट हो गया। तो ये हमारा स्टैटिक पोर्शन है। फर्स्ट यू विल स्टार्ट विद दिस, ये आपका प्राइमरी होगा, ये आपका सेकेंडरी होगा। इस प्राइमरी में भी आपको यहां से ऐसे जाना है, यानी कि स्टार्टिंग से आप शुरू करिए, बिकॉज दैट्स हाउ द वेटेज इज गिवन। ऑल्सो सबसे पहला काम क्या करें, अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा है तो पहले आप इस टॉपिक को पढ़िए, यानी कि पहले आप इसको कवर करिए, एक बार रीड करिए। वंस यू रीड वन एंटायर थिंग, उसके बाद आप क्या करें, उससे रिलेटेड पीवाईक्यू देखें, या पहले पीवाईक्यू देख लो और फिर आप पढ़ना शुरू करो, सो दैट यू विल हैव एन आइडिया। और पीवाईक्यू को ना आप अपने पास एक व्हाट वी कॉल दैट, इसको ना पीडीएफ फॉर्मेट में निकाल के रख लो अपने पास, ताकि आप ना उन पीवाईक्यू को लगातार जब भी आप जनरल अवेयरनेस पढ़े पीवाईक्यू को देखते रहें। पीवाईक्यू देखने का मतलब जो जनरल अवेयरनेस वाला पीवाईक्यू है उसको देखते रहें लगातार, सो दैट आप ना बड़ा पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पढ़ें। पहले पॉइंट टू पॉइंट कवर कर लो, फिर टाइम बचेगा, उसके बाद आप और वास्ट कवर कर सकते हैं, बट फर्स्ट यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड। मूविंग फर्दर विद द जनरल अवेयरनेस। अब देखो इसमें जैसा कि मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि आरबीआई के रिपोर्ट्स, उसके स्कीम्स के नोटिफिकेशन, बेसिकली आपको क्या करना होगा, बेसिकली आपको आरबीआई की वेबसाइट को बहुत अच्छे से आपको मगअप करना है, बहुत अच्छे से आपको देखना है। अगेन इसमें भी मैं बोलूंगी दैट पीवाईक्यू आपको काफी हेल्प करेंगे कि इसमें एग्जैक्टली किस तरीके से चीजें कवर करनी है। आप एक न्यूज़पेपर को फॉलो कीजिए। अभी के लिए मैं बोलूं कि क्या हम न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं, आई थिंक अभी के लिए न्यूज़पेपर फॉलो करना जो पहले से करते आ रहे हैं उनके लिए ठीक है, बट अभी के लिए द हिंदू और पीआईबी में से आई विल सजेस्ट कि बिकॉज टाइम इज लिमिटेड, यू जस्ट गो विद द पीआईबी। दो न्यूज़पेपर अभी आप, मुझे नहीं लगता दैट यू विल हैव दिस मच टाइम कि आप कवर कर लें, जस्ट गो विद वन न्यूज़पेपर, दैट इज ऑल। और इसके साथ साथ कम से कम अगर बात की जाए कितना मुझे करंट अफेयर्स कवर करना है, तो इट्स अ मिनिमम 4 मंथ का पहले आप अच्छे से कवर करिए। ऐसा नहीं कि आपने 6 महीने का प्लान ले लिया लेकिन 6 महीने में अभी हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। सिंपली फर्स्ट टेक द प्लान फॉर 4 मंथ्स, इसको अच्छे से कर लीजिए, ढंग से कर लीजिए, उसके बाद रिवाइज करिए मल्टीपल टाइम। कितनी बार मेरे एक सिंसियर रिवीजन होनी चाहिए, तो एटलीस्ट 3 टाइम्स आपका रिवीजन यहाँ पे होना चाहिए, मिनिमम 3 टाइम्स सिंसियर रिवीजन आपके होने चाहिए एग्जाम से पहले। इतना आप कर लीजिए। इसके बाद अगर आपको लगता है आपके पास टाइम है, देन यू गो फॉर द 5th मंथ और द 6th मंथ, ठीक है। ये आप एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइम। देन आता है रीजनिंग में मैं अगर आपसे बात करूं, दिस इज द सेकंड मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट और यहाँ पे 60 मार्क्स आपके हैं। दिस इज द एंटायर सिलेबस। इस एंटायर सिलेबस में अगर मैं आपसे बात करूं कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आई विल टेल यू कि क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये इतना जो पोर्शन आपका है, ये पोर्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन। ये वो टॉपिक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे। यही वो एरिया है जो आपका मिसलेनियस है, यही वो एरिया है जो आपकी सेक्शनल कट ऑफ निकालने में मदद करेगा, यही वो एरिया है जो आपको कॉन्फिडेंस देगा, ठीक है। तो ये एरिया से आपको शुरुआत करनी है। देन इसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो एरिया है, अच्छा इसमें मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इसको कम लिया है, इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहूंगी। आई विल इंक्लूड दिस मच, ठीक है। नाउ इसमें जो सेकंड इंपॉर्टेंट एरिया है वो है आपका सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स। नाउ रीजन इज कि सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में यू विल हैव टू डू अ हाई प्रैक्टिस, और सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से काफ़ी बड़ा एक पोर्शन आएगा, और वो पोर्शन आपका मिनिमम होगा 25 मार्क्स से लेके आपके 30 मार्क्स तक का एरिया पजल्स और सीटिंग से आ सकता है। येस, दैट इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी। लेकिन इस 25 और 30 में से हम जो मेजॉरिटी, अगर मैं बहुत एक अच्छे स्टूडेंट की भी मैं बात करूँ, या मतलब जिसने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है, तो आई थिंक आप यहाँ से अगर यहाँ पे आपके जरूरी नहीं कि 25 से 30 आए, इट कैन बी फ्रॉम 20 से 30 मार्क्स के बीच में ये जा सकता है ना। इसके अंदर अगर मैं आपसे बात करूं
20 क्वेश्चंस आने का मतलब है कि 4 सेट आएंगे और 30 क्वेश्चन आने का मतलब 5 सेट आएंगे, क्योंकि एक सेट पे 5 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके 4 सेट से लेके 6 सेट तक की कहानी हो सकती है। अगर मैं बात करूँ एग्जाम में, इफ़ वी हैव डन अ गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग, तो भी आप यहाँ पे जो पजल्स को आप अटेंड कर पाएंगे या सीटिंग को आप अटेंड कर पाएंगे, 2 से 3 आप कर सकते हैं, 2 कर पाएंगे इजीली अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली है। 3 मैं बोलूँगी अगेन इट्स अ केस ऑफ इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग, क्योंकि डिपेंड करेगा कि एग्जाम में क्या कैसे, कई बार हमारी स्ट्रेटेजी से हम थोड़ा सा भी अलग हो जाते हैं तो चीज़ें थोड़ी उलट पलट हो जाती है। तो ये इसलिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पे आप हाई प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप को वर्स्ट के लिए तैयार करेंगे, लेकिन एग्जाम में इट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल कि मैं अगर मेरे पास 4 सेट पजल के आए तो मैं चारों के चारों कर लूँ। दैट वोंट टेक प्लेस, क्योंकि आप शुरुआत हमेशा यहाँ से करेंगे, बिकॉज दैट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी एंड बेस्ट प्लान, ठीक है। एंड देन लास्ट, अगर आप जनरली मैं हमेशा इस चीज़ के खिलाफ होती हूँ कि हमें कुछ छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए, बट हाँ, अगर मैं एक प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करूं तो 45 मिनट्स में अगर मुझे 60 क्वेश्चंस करने हैं तो इट इज़ जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि 45 मिनट्स में मैं 60 क्वेश्चन करूंगी। इट इज़ जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि पेपर का डिफिकल्टी लेवल अलाउ ही नहीं करेगा और टाइमिंग काफ़ी कम है उसके हिसाब से। सो इन दैट केस आप कुछ ना कुछ पोर्शन छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। और अगर आपको लगता है कि मैम मुझे छोड़ना है, तो मैं बोलूँगी कि क्रिटिकल रीजनिंग को आप छोड़ सकते हैं। आप पहले इन सारी चीज़ों को इसी लाइन में प्रिपेयर करिए। पजल एंड सीटिंग को लास्ट में नहीं करना है, पजल एंड सीटिंग को आप अभी से करना शुरू करिए। डेली का एक पजल और एक सीटिंग करिए, आरबीआई के लेवल की करिए, ठीक है। क्योंकि ये आप 2-3 दिन में इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते, इट विल कम विद प्रैक्टिस। तो पजल्स एंड सीटिंग को अभी से करना शुरू कर दो। एक सेट या 2-2 सेट, आप 2 सेट पजल के लगा लिए, 2 सीटिंग के लगा लिए, ऐसे कर सकते हैं। 1 सेट लगा लिया दोनों का ईच, वो कर सकते हो। अभी के लिए आप इस टॉपिक को छोड़ के चल सकते हो कि चलो मेरे पास टाइम बचेगा, मैं सब चीज़ों से पूरा हो जाऊंगा या पूरी हो जाऊंगी, तब मैं क्रिटिकल रीजनिंग को कर सकती हूँ। बिकॉज नॉट दैट दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं, बट यहाँ पे द चांसेस ऑफ डूइंग इट रॉन्ग वो थोड़े बढ़ जाते हैं। तो आप टाइम इन्वेस्ट करें, फिर आप एग्जाम में इसको गलत भी करके आ जाए, नेगेटिव मार्किंग भी है, तो कहीं वो सारी चीज़ें आपके लिए उल्टी ना पड़ जाए। तो जस्ट गो विद दिस स्ट्रैटेजी, फॉलो दिस कि पहले मुझे ये टॉपिक करना, फिर ये टॉपिक करना, फिर ये टॉपिक करना, एंड देन एट लास्ट यू कम टू दिस थिंग, ठीक है। दिस विल बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर योर रीजनिंग सेक्शन। आगे बढ़िए। क्वांट में यू स्टार्ट विद दिस। ये एरिया आपका मिसलेनियस एरिया है, ये एरिया आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करेगा, ये एरिया आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा। ये तीनों चीजें होंगी, ठीक है, राइट। अच्छा, इसमें मैं एक चीज बताना भूल गई। रीजनिंग सेक्शन में गाइस, मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ अपने इसी यूट्यूब चैनल पे, जिस पे अभी आप मुझे देख रहे हैं, इसी यूट्यूब चैनल पे एट 6 PM डेली मैं आपके साथ कनेक्ट करती हूँ। मंडे टू सैटरडे कनेक्ट करती हूँ, और यहाँ पे मैं अभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रही हूँ। डेली आप मेरे साथ अपने इसी चैनल पे कनेक्ट करिए एंड लर्न दिस रीजनिंग विद मी। ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस। अगर बात की जाए आपके क्वांट की, तो क्वांट में देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये एरिया वो एरिया जो मिसलेनियस है, इससे आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होगी, इसी से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक तो इस एरिया को बहुत अच्छे से करना है, इसको छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। इसमें बहुत बढ़िया अपना जो है आप अपना हर चीज इसमें कवर करिए, कॉन्सेप्चुअली, टॉपिक वाइज, एवरीथिंग, राइट। एंड देन यू कवर दिस एरिया। और आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से मैंने एक टॉपिक उठाया और यहाँ से भी मैंने एक टॉपिक उठाया, तो एक टॉपिक यहाँ का, एक टॉपिक यहाँ का, डेली बेसिस पे आप ऐसे लेके चलिए। ये वो एरिया है जो आप कंप्लीटली छोड़ सकते हैं। यू कैन एंटायरली लीव दिस एरिया एंड कंप्लीटली फोकस ऑन दीज 2 एरियाज। अगेन, जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी यहाँ पर भी होगी, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन जो बच्चे के पास टाइम नहीं है, लिमिटेड एडिशन ऑफ टाइम अगर हमारे पास है, तो उस केस में गो विद दिस एरिया फर्स्ट। पहले इसको बढ़िया से कर लो, इसका एक टॉपिक ले लो, इसका एक टॉपिक ले लो, एक यहाँ से कर लो, एक यहाँ से कर लो, और इसमें भी आप इसी तरीके से आइए। पहले सबसे पहले परसेंटेज को कवर करिए, फिर पीएलडी, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट को, फिर रेशियो प्रोपोर्शन को, फिर मिक्सचर एलिगेशन को, टाइम स्पीड डिस्टेंस को। देन तो जितना जितना टाइम मिलते जाए वैसे वैसे कवर करते चले जाओ। तो पहले इतना कवर कर लो, टाइम मिल गया उसके बाद भी, तब यहाँ पे आइए। ऑलराइट, नाउ मूविंग फर्दर। इंग्लिश, देखो इंग्लिश की जब बात होती है तो इंग्लिश में हमेशा आपकी 3 चीज़ें हैं। इंग्लिश में आपकी वोकैबुलरी है, इंग्लिश में आपकी ग्रामर है, और इंग्लिश में आपके रीडिंग स्किल्स है। ग्रामर करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ग्रामर के बिना आप बहुत ज़्यादा गलतियां करोगे। आप
को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ग्रामर को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, रीडिंग स्किल्स को, इन दोनों चीज़ों को आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। वोकैबुलरी एक दिन में बिल्डअप नहीं होती है। वोकैबुलरी के लिए आप जो डेली अपने आर्टिकल्स रीड कर रहे हो या सब चीज़ें कर रहे हो, वोकैबुलरी आपकी धीरे धीरे बन रही होगी। वोकैबुलरी पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक दिन में बैठ के करोगे। डेली आपकी आर्टिकल की क्लास होती है, मॉर्निंग में YT चैनल पे फ्री क्लास है, उसको आप करिए। तो दिस इज द इंग्लिश में कुछ भी रिजल्ट आएगा तो वो इन तीनों चीज़ों के सपोर्ट से आएगा। तो आप ये कर सकते हैं। नाउ इफ वी लुक एट कि क्या हमारे टॉपिक्स हैं, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस बेस्ड आपके एरर्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो ये जो एरिया है ये कंप्लीटली आपका ग्रामर बेस्ड है। बिना ग्रामर के ये एरिया आपका हिलेगा भी नहीं, है ना। और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, वर्ड रीअरेंजमेंट है, वर्ड स्वैप है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्पल्स, क्लोज टेस्ट है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है। ये सारा का सारा जो एरिया है वो आपका रीडिंग प्लस आपके ग्रामर पर बेस्ड है। तो ग्रामर दोनों जगह पे आपको इनपुट दिख रहा है, तो ग्रामर को अच्छे से कवर करिए, फिर रीडिंग करिए एंड देन एट लास्ट आप प्रैक्टिस करिए। अगेन इसमें भी मैं बोलूंगी दैट गो विद द PYQ, क्योंकि PYQ आर योर गाइडिंग लाइट्स, है ना। PYQ से आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि मुझे करना क्या है, मुझे लेवल क्या पकड़ना है। कई बार हम तैयारी अंधेरे में तीर मार रहे हैं ना, तो आपको पता तो करना कहाँ है, पहुंचना क्या है, वेयर यू नीड टू गो, वो लेवल क्या अचीव करना है। तो तैयारी करो और तैयारी में आपको पता होना चाहिए कि इस लेवल की तैयारी करनी है, और वो लेवल आपको आपके PYQ ही बता सकते हैं। दैट इज जस्ट समथिंग जो आपको करना पड़ेगा। देखो सिंपल सा एक फंडा है कि जनरल अवेयरनेस के लिए आप जितने रिवीजन करेंगे उतना बेटर होगा। क्वांट के लिए, रीजनिंग के लिए, क्वांट के लिए, इंग्लिश के लिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर होगा। दैट इज द ओनली वे आउट फॉर द फेज 1। फेज 1 की एकमात्र यही स्ट्रैटेजी है। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं, सो दिस इज योर सेक्शनल कट ऑफ एंड द ओवरऑल कट ऑफ। अगर मैं बात करूं आपकी, ये सेक्शनल कट ऑफ है। इफ वी पे अटेंशन, आप चाहें तो पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल। मैं 2024 और 2025 की बात करूं तो यहाँ पे काफ़ी आपको देखेगा जंप। 2024 में 80 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ जो जनरल अवेयरनेस उसकी गई 20, और 2025 लास्ट ईयर गई 24। रीजनिंग 60 मार्क्स का था, ये गई 15 और ये गई 18। वहीं पे इंग्लिश 30 मार्क्स का था, गई 7.5 और यहाँ पे गई 9 नंबर। ये 30 मार्क्स का था, क्वांट 7.5 नंबर और 9 मार्क्स। ओवरऑल कट ऑफ ये 200 में से है आपकी ओवरऑल कट ऑफ 67.25 2024 में। ऐसा लग सकता है कि मैम इतनी कम, एक्चुअली पेपर क्योंकि डिफिकल्ट आता है और टाइमिंग डजंट अलाउ द स्टूडेंट्स कि वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। देन लेकिन आप देखेंगे कि 200 में से जो अगले साल यानी कि 2025 जो लास्ट ईयर था उसमें कट ऑफ आपकी 77.5 गई है, वेयर यू सी अ कंप्लीट इंक्रीमेंट ऑफ 10 मार्क्स। ऐसा इसलिए क्योंकि जो जैसा पेपर 2024 का आया था उसके जैसे ही कुछ पेपर 2025 में दिखा, यानी कि जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2024 और 25 का था वो ऑलमोस्ट सेम था। नाउ वंस द पेपर इज आउट, द स्टूडेंट्स नो कि हाँ ये लेवल तक तो हमें करना है, तो वो उस लेवल तक पढ़ के जाते हैं जो सिंसियर एस्पिरेंट्स होते हैं। तो जब अगली बार बैठेंगे वही एस्पिरेंट तो क्या करेंगे, कट ऑफ को बढ़ाएंगे। सिमिलरली अगर 2024-2025 जैसा ही पैटर्न रिपीट होता है वैसा ही लेवल ऑफ डिफिकल्टी इस बार भी देखने को मिलता है, तो यस आप ये मान के चलिए कि अगर ये 77 है तो इस बार आपकी कट ऑफ 87 या 90 तक पहुंच सकती है। ये अगर होगा तो बहुत सरप्राइज होइएगा मत, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। रेस्ट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। लास्टली आपके सिलेबस को तो आपको कवर करना ही है। सिलेबस को कवर करना ही इज नॉट द ओनली थिंग। आपको टॉपिक टेस्ट क्विजेस लगाने हैं, आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं, मॉक्स लगाने हैं, आपको फुल लेंथ मॉक्स लगाने हैं और एनालिसिस करने हैं। योर कॉन्सेप्ट, योर एक्यूरेसी और योर अप्रोच, एवरीथिंग विल मैटर इन द सिलेक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैटर करेंगी। ओके, मूविंग फर्दर, वी हैव दिस RBI ग्रेड बी का इग्नाइट बैच। ओके, RBI ग्रेड बी का इग्नाइट बैच है, इसमें आप जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप हमारी गाइडेंस चाहते हैं, हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, दिस इज अ कंप्लीट फोकस्ड बैच जिसको आप जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। 17 अप्रैल से ये बैच आपका शुरू हो गया है। दिस इज द डिस्काउंट कोड। और इसके साथ साथ एक और बहुत ही शानदार चीज हमने RBI ग्रेड बी 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए लॉन्च करी है, विच इज दिस। नाउ व्हाट इज दिस, इसमें आपकी फेज 1 और फेज 2 की 7500 प्लस MCQs को तैयार किया गया है। साथ ही साथ हमने इसमें 7 ई बुक्स इंक्लूड करी है। इसके अंदर क्या क्या है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। नाउ फेज 1 का क्या इंक्लूड है, इसमें हमने मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर पेपर डाल दिए 2019 से 25 के। 95 प्लस QRE टॉपिक वाइज टेस्ट है, यानी कि
रीजनिंग के सारे टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे, क्वांट के मिलेंगे, इंग्लिश के मिलेंगे। 45 क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है जिसको हम सेक्शनल टेस्ट बोलते हैं। 30 इसके अंदर सेक्शनल टेस्ट है और 10 इसमें फुल लेंथ टेस्ट है। ये सारा आपको इसी के अंदर मिलेगा। साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस, वीकली करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे अक्टूबर 2025 से लेकर सितंबर 2026 तक के। गवर्नमेंट स्कीम्स मिलेंगी, ESI मिलेगा, फाइनेंस एंड करंट अफेयर्स बेस्ड टेस्ट आपको मिलेंगे। एंड ऑल ऑफ दिस विल बी बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पैटर्न। स्पेशली जो बिगनर्स हैं और जो रिपीटर्स हैं, दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंस रखेगा। बिगनर्स के लिए इसलिए क्योंकि जो उन्होंने पढ़ा, पहले तो आपको PYQs चाहिए, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट चाहिए, आपको सेक्शनल टेस्ट चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए, फुल लेंथ मॉक चाहिए, सब कुछ आपको यहाँ मिल रहा है। बिगनर्स के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है। और रिपीटर्स को अगर अपनी प्रैक्टिस देखनी कि वो कहाँ किस लेवल पे पहुंच पाए हैं, तो उनके लिए अगेन दिस विल बी आवर स्कोर बूस्टर, राइट। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस समय आपकी मंथ एंड सेल चल रही है। आप चाहें तो बैंक महापैक प्लस में एनरोल कर लीजिए। अगर आप बैंक महापैक प्लस में एनरोल करेंगे तो जो दो पीछे चीज़ें मैंने दिखाई हैं वो सब आपको बैंक महापैक प्लस में मिल जाएंगी। फिलहाल 79% डिस्काउंट पे चल रहा है, ट्रिपल वैलिडिटी मिल रही है और साथ में आपको फ्री AI बैच भी मिल रहा है। यू कैन जस्ट सिंपली चेक इट आउट। नाउ हाउ डू वी अवेल दिस? तो अवेल करने के लिए इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कैसे अवेल करना है, उससे पहले मैं बोलना चाहूँगी दैट बिलीव इन योरसेल्फ। इफ़ यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग, आप सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं, तो फिर डरिए मत, पैनिक मत करिए कि एग्जाम डेट्स आपके पहले आ गई हैं। जस्ट अपने इन 45 डेज़ को, 40 डेज़ को बहुत फोकस्ड होकर तैयारी करते रहिए। अपनी तैयारी में बिल्कुल भी इधर उधर मत होइए, जस्ट बी फोकस्ड, ठीक है। हाउ डू वी अवेल ऑल दिस? उसके लिए आपको जाना है अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे। अड्डा की एप्लीकेशन पे जाइए, उसको डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के नीचे लगाया गया है। एप्लीकेशन पे जाएंगे और यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाएंगे। ऑल कोर्सेज में हम जाएंगे रेगुलेटरी बॉडीज़ पे। जैसे आप रेगुलेटरी बॉडी में जाते हैं, यहाँ पे RBI ग्रेड बी और RBI ग्रेड बी के बीच अंदर आपको ये इग्नाइट बैच दिखाई दे रहा है, इसमें जा सकते हैं। आपको जो मैंने अभी बताया कि आपके लिए हमने एक बहुत अच्छी शानदार चीज़ लॉन्च की है, वो यहाँ पे है, वो यहाँ मिल जाएगा। तो दोनों में से जो भी आपको चाहिए, और अगर आपको ये दोनों चीज़ें चाहिए तो ये दोनों चीज़ें आपको कहाँ मिल जाएंगी? आपको मिल जाएंगी बैंक महापैक प्लस में। तो आप बैंक महापैक प्लस में एनरोल कर सकते हैं। ये है इग्नाइट बैच है, ठीक है। तो कंप्लीटली योर चॉइस। आप अगर बैच में जाना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे जाके कर दीजिए बाय नाउ। यहाँ पे लगा दीजिएगा डिस्काउंट कोड Y651 एंड कर दीजिए अप्लाई। तो ये बैच आपको मिलेगा 4199 में 79% के ऑफ पर, और साथ ही वैलिड फॉर 18 मंथ्स। तो दिस इज द डिस्काउंट कोड फॉर दिस बैच Y651, ठीक है। और वो ई-बुक्स जो मैंने अभी आपको बताया था उसके लिए भी सेम कोड है। तो जस्ट अप्लाई द कोड एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग गाइज। आई एम श्योर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू आउट टू बिल्ड योर स्ट्रैटेजी अलॉन्ग विद द स्ट्रैटेजी दैट आई हैव टोल्ड यू। एंड इसके अलावा भी कोई कन्फ्यूजन है, कुछ डाउट है, कुछ भी है XYZ, तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू एवरीवन।